बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। द स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने सबसे पहले कुछ ग्राफ्स पढ़े थे। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल बार चार्ट। ठीक है। इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को बार चार्ट में किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी विड्थ और गैप जो है वो बार चार्ट में सेम होती है। वाई एक्सिस पे आपकी सेल्स आती है, एक्स एक्सिस पे आपका प्रोडक्ट आता है। यही सेम इन्फॉर्मेशन अगर एक लाइन ग्राफ में आएगी तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। पाई चार्ट में हम क्या करते थे, सब सेल्स को टोटल करते थे। फिर अगर मुझे ए का एंगल निकालना है तो ए की सेल्स अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि पाई चार्ट में एक सर्कल होता है जिसका टोटल एंगल क्या होता है, 360 होता है। सबके लिए करते थे, आपके पास सबके एंगल्स आ जाते थे और फिर आप उस एंगल से पाई चार्ट लेबल करते थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने पढ़े थे दो तरीकों के, एक था तमीज वाला विथ इक्वल क्लास विथ और एक था बदतमीज वाला विथ अनइक्वल क्लास विथ। क्लास विथ का फॉर्मूला क्या था, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये आपकी अपर क्लास बाउंड्री है, ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आपकी क्लास विथ आएगी। अगर आपकी क्लास विथ सेम आई तो तमीज वाला हिस्टोग्राम बनेगा, जिसका मतलब क्या था कि वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आई, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री आई। ठीक है। इसकी हमने फिर और एग्जाम्पलें देखी थी। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास हिस्टोग्राम आ रहा है विथ अनइक्वल क्लास विथ, मतलब आपकी क्लास विथ जो है वो डिफरेंट आ रही है, तो वाई एक्सिस पर आ रही थी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ। इनको डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी और एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री आई थी। फिर एक सवाल मुझे आप लोगों ने करके दिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसमें हमारे पास चीज़ें थी टोटल 7। वो चीज़ें क्या थी, रेंज विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन का मतलब था एवरेज, मतलब सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। मीडियन था हमारे पास मिडिल वैल्यू। मोड था मोस्ट रिपीटेड नंबर। फिर अपर क्वार्टाइल था 75%, जो किस तरह आता था, मीडियन का और हाईएस्ट वैल्यू का हम लोग मीडियन निकालेंगे तो हमारे पास अपर क्वार्टाइल आएगा। लोएस्ट वैल्यू और मीडियन का जब हम लोग मीडियन निकालेंगे तो हमारे पास 25% आएगा, विच इज लोअर क्वार्टाइल। और इन अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के जब आप आंसर्स को माइनस करोगे तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल आएगा। इसके हमने कुछ सवाल किए थे, फिर आप लोगों ने कुछ सवाल करके दिए थे। फिर आता था ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में हमारे पास तीन चीज़ें थी, मॉडल क्लास, मोड और मीन। मॉडल क्लास क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होगी उस पर जो क्लास बाउंड्री होगी वो आपका मॉडल क्लास होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो आपका मोड होगा। एक्स की वैल्यू किस तरह आएगी, दोनों क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर एफ और एक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आएगा। एफ एक्स के सम को हम एफ के सम से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है। फिर इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी, एक दो एग्जांपल मुझे आप लोगों ने करके दी थी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसमें क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था, ऐड करना। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है और फिर हम लोग उसका एक स्मूथ सा कर्व बनाते हैं और उसके फिर जो पार्ट्स दिए होंगे वो ग्राफ को देके हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है। ये पूरा हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक था। अच्छा, आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि आज हमें P1 के स्टैटिस्टिक्स के सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है। और फिर कल की क्लास में जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स के P2 के सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, पहले सवाल से शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन 20 फुटबॉल मैचेस वर, आपको 20 गोल्स दिए हुए। कंप्लीट द टेबल इन द आंसर स्पेस। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं। भाई जीरो नंबर ऑफ गोल्स कितने आइए पूछा हुआ है आपसे, जीरो कितने हुए भाई, एक, दो, तीन, चार। चार जीरो है आपके पास। ठीक है। चार जीरो का क्या मतलब हुआ, आपने चार गेमों में जीरो स्कोर किया है तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 4। 4 मैचेस में आपके गोल्स जो थे वो जीरो थे। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। फिर वन कितने हुए भाई, एक और दो। दो दफा आपने एक गोल स्कोर किया तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास 2। फिर जो है आपके पास दो गोल्स हुए एक दफा, दो गोल्स हुए एक दफा। फिर तीन गोल्स हुए हैं एक और दो दफा। तीन गोल्स हुए हैं हमारे पास दो दफा। चार गोल्स हुए हैं एक, दो,
3 दफ़ा। तो 5 गोल्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा। अच्छा, हमेशा याद रखो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, 20 मैचेस थे। तो 4 + 2 6 7 8 9 10 11 12 और 12 + 8 = 20। तो ये आपका बन गया एक टेबल जिसमें आपको 1 मार्क मिल गया। यूजिंग द एक्सेस इन द आंसर स्पेस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज अ बार चार्ट। हमें क्या बनाना है, बार चार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जगह दी हुई है। बार चार्ट में क्या था भाई, विथ और गैप सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 लिखा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सब में मैंने एक बॉक्स का गैप छोड़ दिया है, तो गैप सेम हो गया और विथ भी सेम होनी चाहिए। मतलब अब मैं सबका एक एक बॉक्स का वो बना दूंगा। 0 पे 4 है, 1 पे 2 है। 0 पे 4, 1 पे जो है वो 2 है। फिर 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, 4 पे 3 है, और 5 पे 8 है। तो आप देख सकते हो आप लोग की जो विथ है बार्स की, वो भी इक्वल है, और जो गैप है वो भी इक्वल है। तो ये आपका बार चार्ट बन गया, जिससे आपको 2 मार्क्स और मिल गए। ठीक है, अब आपसे मांगा हुआ है स्टेट द मीडियन। बेटा कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है मीडियन क्या था। मिड वैल्यू। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे 20 नंबर हैं, 20 मैचेस हुए ना आपके, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 20/2, 20 + 2/2। तो 10th वैल्यू और 11th वैल्यू, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10th वैल्यू भी 4 है, 11th वैल्यू भी 4 है, तो 4 + 4/2 विल बी 4। तो मीडियन क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। मीडियन आ गया आपके पास 4। ठीक है, और फिर आपको निकालना है मीन। तो बेटा ये आपके पास एक ग्रुप डेटा है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का फॉर्मूला होगा σ/f(x)/σ(f)। तो जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो बेसिकली एक्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। 0 × 4 = 0, 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 3 2 = 6, 4 3 = 12 और 5 8 = 40। अब ई एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स को प्लस करेंगे, ई एफ का मतलब है एफ को प्लस करेंगे। तो जब आप लोग ई एफ एक्स को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 40, 50 52 58 60 और 62 आ गया, और फ्रीक्वेंसी आएगी 20। तो 62/20 विच इज 3.1। यहाँ आपके पास आंसर आ गया 3.1। ठीक है बेटा, 1 मिनट दे रहा हूँ, ये मीडियन और मीन का आप सवाल चेक कर लो, कोई मसला है तो पूछ लो। ठीक है, मीडियन और मीन किस तरह निकला, सबको क्लियर है। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मैं 1 मिनट बाद आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। P1 के सवाल जो हैं, ये हमारे पास एक सवाल है P1 का, ये देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है सवाल है। ठीक है, आपके पास स्कूल ए की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और स्कूल बी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक्स एक्सिस पे आपके पास मार्क्स लिखे हुए हैं, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होंगे जाहिर है। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम टू स्कूल्स ए एंड बी टेक द सेम एग्जामिनेशन पेपर। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व शोज द रिजल्ट्स ऑफ द टू स्कूल्स। एस्टिमेट द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए। ठीक है, स्कूल ए में जो है हमारे पास टोटल बच्चे जो हैं वो 300 हैं। तो हम लोग पहले 300 का 50% निकाल लेते हैं। एक सेकंड चेक कर लूँ, 300 ही है। 10 बॉक्स पे 100, फिर 10 बॉक्स पे 200, 300, यहाँ होगा 300 के भी एक बॉक्स ऊपर है, और एक बॉक्स पे 10 का फर्क आ रहा है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 310 है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हम लोग 310 का 50% निकाल लेंगे। 50% ऑफ 310 विच इज 155। तो चेक कर लेते हैं 155 पे हमारे पास कितने बच्चे आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 40 से 60 है। ठीक है, 10 बॉक्सेस में 20 का गैप है, तो एक बॉक्स में 2 का गैप होगा। ठीक है, तो ये हो गया 42, 44 और 44 और 46 के बीच में, मतलब 45 मार्क्स आ गए आपके पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, इस सवाल में बच्चों गलती क्या होती है, सारे बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 300 है बच्चे हैं, लेकिन आप लोग देखो 300 से भी ऊपर जा रही है। एक एक बॉक्स ऊपर जा रहा है 300 से भी। इसका मतलब क्या, हमारे पास 300 बच्चे नहीं है स्कूल ए में, 310 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला पार्ट हो गया। एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी हु गेन्ड मोर देन 80 मार्क्स। मोर देन 80, स्कूल बी में 80 मार्क्स वाले बच्चे ये रहे। अब ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 110, 120, 130, 140, 150, 150 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 150 हो रहे हैं। टोटल बच्चे जो हैं हमारे पास वो 200 हैं। अब ये वाले जो बच्चे हैं 150 बच्चे जो हैं, इनके मार्क्स 0 से 80 के बीच में आए। ठीक है, और ये जो आगे वाले बच्चे हैं, इन बच्चों के मार्क्स 80 से ज्यादा आए होंगे। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास कितने हैं, 150 से 200, ये हमारे पास 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों के जो मार्क्स हैं स्कूल बी में, वो 80 से ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि ये 150 आया था, इन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 80 से ज्यादा होंगे। ये 50 बच्चे हैं हमारे पास, और टोटल बच्चे हमारे पास जो स्कूल में हैं वो 200 हैं। ठीक है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 50 डिवाइड बाय 2 इज 25%। ये हमारा पार्ट बी सॉल्व हो गया, परसेंटेज आ गई। ठीक है, पहला पार्ट 45, फिर 25। अच्छा, फिर हमें क्या बोला हुआ है सर, पार्ट ए। बेटा पार्ट ए में हमने पहले देखा कि हमारे पास बच्चे कितने थे, बच्चे थे 310। हमसे मीडियन मांगा है, तो हमने 310 का मीडियन होता है 50%, 50% निकाल लिया, तो 155 आ रहा था। तो 155 पे मैंने देख लिया मेरे पास कितने मार्क्स बन रहे हैं। 155 पे मेरे पास 45 मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, पार्ट बी में मैंने देखा मेरे पास 50 बच्चे आ रहे थे, इनके मार्क्स 150 से 200 थे। 80 से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हमारे पास 50 थे, हमसे मांगी थी परसेंटेज। तो 50 बच्चे अपॉन टोटल बच्चे थे 200, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास 25% आ गया। और फिर पार्ट सी बोला है स्टेट विद द रीजन विच स्कूल अचीव बेटर रिजल्ट्स। अब हमें देखना है कि किस स्कूल के रिजल्ट बेहतर है। किस तरह पता चलेगा, मैंने स्कूल ए का जो मीडियन निकाला है वो आया 45। स्कूल बी का भी मीडियन देख लेते हैं। स्कूल बी में हमारे पास 200 बच्चे हैं,
200 का 50% कितना होगा? 200 का 50% होगा 100 बच्चे। तो 100 पे मीडियन कितना आ रहा है स्कूल बी का? स्कूल बी का जो मीडियन है वो आ रहा है 71। ठीक है, स्कूल बी का मीडियन है 71। स्कूल ए का मीडियन है 45। ठीक है, तो बेटा किस स्कूल के मार्क्स अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? स्कूल ए का एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 45 और स्कूल बी के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 71। तो बेटर रिजल्ट किसके हुए? स्कूल बी के। वेरी गुड। और क्यों है भाई? बिकॉज दे हैव अ हाई ग्रेटर मीडियन। बिकॉज स्कूल बी हैज अ ग्रेटर मीडियन। यह आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, सब बच्चे एक दफा चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं क्या यहाँ तक सब साथ हैं तो हम आगे बढ़ें? बेटा सब बच्चे रिप्लाई कर दो। ठीक है। ठीक है बेटा, सफान, यमुना, ये बा। बेटा पार्ट ए में वही सेम चीज, 310 बच्चे थे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमने 50% निकाला। 310 का 50% कितना आया? 155। तो 155 का आपने चेक किया कितने मार्क्स आ रहे थे, तो 155 का आपके पास आ रहे थे 45 मार्क्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, भैया हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। बेटा पहले आप लोग ये ट्राई करें सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। पार्ट 1 तो सबसे हो ही जाना चाहिए। पार्ट 2 में शायद कुछ बच्चों को मुश्किल हो। आंसर्स बताओ आप लोग, 1 मिनट है फिर मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट ए का क्या आंसर आया ईमान? ठीक है। अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं।
Some children were asked how many television programs they had watched on the previous day. The table shows the results. 7 बच्चे थे जिन्होंने एक भी प्रोग्राम नहीं देखा, 3 बच्चों ने एक प्रोग्राम देखा है, एक बच्चे ने 2 प्रोग्राम देखे और वाई बच्चों ने 3 प्रोग्राम देखे। ठीक है, हमें पहले पार्ट में बोला हुआ है इफ द मीडियन इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। मीडियन होती है मिडल वैल्यू। अगर आपका मीडियन 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ही बच्चा था। ठीक है, अब मीडियन आपकी मिडल वैल्यू है, तो जितने बच्चे इसके पीछे होंगे उतने ही बच्चे इसके आगे भी होने चाहिए। तो पीछे इसके हैं 7 और 3, 10 बच्चे इसके पीछे, इसके बाद यहाँ पे एक बच्चा आ रहा है, तो आगे भी कितने बच्चे होंगे, आगे भी हमारे पास 10 बच्चे ही होंगे। ठीक है, मीडियन होती है मिडल वैल्यू, तो जितने बच्चे पीछे हैं उतने ही बच्चे आगे होने चाहिए। पीछे हमारे पास 10 बच्चे हैं तो आगे भी 10 बच्चे ही होंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी पार्ट ए में, y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू, जितने बच्चे यहाँ से पीछे हैं, 2 के पीछे 10 बच्चे। ठीक है, तो आगे भी फिर 10 बच्चे ही होंगे। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आसान पार्ट था। पार्ट बी में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब हमें बोला भाई मीडियन इज 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अगर अब आपका मीडियन 1 है, ठीक है, अगर आपका मीडियन अब 1 है, तो यहाँ पे आपके पास 3 बच्चे हैं, उन तीनों में से कोई भी एक बच्चा मीडियन हो सकता है आपका। तब यहाँ पे देखो, 0 में हमारे पास 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे आ गए यहाँ पे। फिर 1 में हमारे पास 3 बच्चे आए, 2 में आपके पास एक बच्चा आया और 3 में आपके बच्चे नहीं पता कितने। ठीक है, जब आपका मीडियन ये हुआ था पहले पार्ट में, तो इसके पीछे 10 बच्चे थे, तो हमने बोला आगे भी 10 बच्चे होंगे। अब पार्ट 2 में आपके पास ये 3 ऑप्शन है और एग्जामिनर आपको बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ भाई की। अगर मैं इस वाले बच्चे को मीडियन सपोज कर लूंगा, तो इसके पीछे 7 हैं और आगे 3 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले बंदे को मीडियन सपोज कर रहा हूँ, तो पीछे 8 हो गए, आगे 2 हैं, यहाँ 6 और बच्चे आ जाएंगे ताकि लेवल हो जाए। और अगर मैं ये वाले बच्चे को मीडियन सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस बच्चे के पीछे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं और आगे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 8 होंगे। तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 8। पहले पार्ट का आंसर आएगा 10, दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं कि अगर आपका मीडियन 2 था, मतलब ये वाला बच्चा है, तो पीछे 10 बच्चे थे तो आगे भी 10 बच्चे होने चाहिए थे। ठीक है, इससे पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपके पास 3 ऑप्शन थे, क्योंकि आपको मीडियन जो है 1 दिया हुआ है, तो आपके पास 3 बच्चे थे, लेकिन आपसे एग्जामिनर ने ग्रेटेस्ट वैल्यू मांगी थी, तो आपने तीनों से निकाल के देख ली। जब मैं ये वाला बच्चा देख रहा था, तो पीछे 7 हैं, आगे हमारे पास 3 है, तो यहाँ 4 आते। ये वाला देखता बच्चा तो पीछे 8 होते, आगे 2 होते, तो आगे और 6 आ जाते। और अगर मैं ये वाला बच्चा देखूं, तो पीछे 9 है, आगे 1 है, तो आगे 8 बच्चे और आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बच्चों को इशू है या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। द लेंथ ऑफ 40 नेल्स वर मेजर्ड, द लेंथ इन सेंटीमीटर आर समराइज इन द टेबल बिलो। ठीक है, लेंथ दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है आपको 40 नेल्स की। ठीक है, ऑन द एक्सेस इन द आंसर स्पेस ड्रॉ हिस्टोग्राम विच रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले आपको चेक करना है, हिस्टोग्राम हमारे पास दो तरीके के थे बच्चों, एक था तमीज वाला, एक था बदतमीज वाला। क्या करेंगे, पहले क्लास विथ निकालेंगे। जब मैं यहाँ पे क्लास विथ निकाल रहा हूँ, क्लास विथ क्या थी, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, 4 माइनस 0 इज 4, 8 माइनस 4 इज 4 और 16 माइनस 8 इज 8। इसका 4 आया, इसका 4 आया, इसका 8 आया। क्लास विथ जो है वो सेम नहीं है, क्लास विथ डिफरेंट है। तो वाई एक्सिस पे आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, इसकी एक और हिंट क्या थी, एग्जामिनर ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी।
ठीक है, तो आपको इससे भी याद आना चाहिए कि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, बदतमीज वाला बनेगा। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। 14 डिवाइड बाय 4 विल बी 3.5, 18 डिवाइड बाय 4 विल बी 4.5 और 8 डिवाइड बाय 8 विल बी 1। ठीक है, तो अगर 0.5 में आंसर आ रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया आपने। अब 0 से 4 आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3.5, तो 3.5 यहाँ इसके बीच में होगी। ठीक है, फिर 4 से 8 जो है वो 4.5 है, और फिर 8 से 16 जो है वो 1 है। तो यहाँ आपको इस तरह 2 मार्क्स मिल गए। बदतमीज वाला हिस्टोग्राम बना लिया आपने। ठीक है, यहाँ आपसे आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन लेंथ ऑफ द नेल्स। भाई मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपकी एफ है, एक्स आपको नहीं पता। यहाँ पे आपके पास बाउंड्रीज दी हुई है ना, एक्स की वैल्यू किस तरह आएगी? दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 0 + 4 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, 4 + 8 इज 12, 12 अपॉन 2 इज 6, 16 + 8 इज 24, 24 अपॉन 2 इज 12। अब एफ एक्स यहाँ निकाल लेते हैं। 2 × 14 इज 28, 6 × 18 इज 108, 12 × 8 इज 96। बेटा ये P1 का सवाल है। ठीक है, अगर आपको इस तरह डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहे हो तो आप लोग वर्किंग भी कर सकते हो, हमने नंबर्स में वर्किंग करना सीखी हुई थी। ठीक है, अब एफ एक्स को प्लस कर लेते हैं और एफ को प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है भाई? 136, 142 और 232, और ये हमारे पास आ रहा है 40। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज 232, समेशन ऑफ एफ इज 40। ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना होगा, तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे पहले तो। इसको डिवाइड बाई 2 करोगे 116 हो जाएगा, ये 20 हो गया, फिर ये 58 हो गया, ये 10 हो गया, और 58 अपॉन 10 आ जाएगा 5.8, 5.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान सवाल था बेटा, देख लो, यहाँ पे सब निकाला हुआ है। ये पहले पार्ट के लिए निकाला है और एक्स और एफ एक्स दूसरे पार्ट के लिए निकाला है। ठीक है, कोई मसला है तो पूछ लें, वरना मैं 1 मिनट बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, एक पाई चार्ट का भी सवाल आ गया, ये देखते हैं भाई। 100 children were asked how far they could swim. The results are summarized in the table. 100 मीटर 30 बच्चे हैं, 100 से 200 जो है वो 50 हैं, और 200 से 400 जो है वो 20 बच्चे हैं। द हिस्टोग्राम इन द आंसर स्पेस रिप्रेजेंट्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कंप्लीट द हिस्टोग्राम। यहाँ पे वाई एक्सिस पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है, मतलब बदतमीज वाला है। ठीक है, 0 से 100 और 100 से 200 के हिस्टोग्राम आपको ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 20 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और क्लास विथ क्या हो जाएगा? 400 अपॉन 200 इज 200। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ गई? 2/20 इज 1/10 विच इज 0.1। तो 200 से 400 आपका जो बनेगा वो 0.1 पे बन जाएगा। ठीक है, देखो इतनी छोटी सी वर्किंग के आपको 1 मार्क मिल गया। ठीक है भाई, अब बोला हुआ है अ पाई चार्ट इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन। ठीक है, 20 बच्चे ये वाले, और टोटल बच्चे हमारे पास हैं 100। ठीक है, मैंने आप लोगों को पाई चार्ट में क्या सिखाया था? जितने आपके पास वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर चीज की, डिवाइड करोगे टोटल से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? याद है? पाई चार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते थे?
वेरी गुड। पाई चार्ट में हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, 20/10 इज 2, और 2 इंटू 36 इज 72। ये आपका 72 डिग्रीज आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ 100 पीपल। 100 बच्चों के मास का आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑलरेडी एग्जामिनर ने बना के दिया है, ठीक है। आपसे मांग रहे हैं तीन चीजें, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, रेंज ऑफ पीपल विद मासेस इन द रेंज 65 टू 72। पहले फर्स्ट टू पार्ट्स कर लेते हैं, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। 100 का मीडियन का मतलब हुआ 100 का 50%, 50% 100 का होगा 50, और अपर क्वार्टाइल का मतलब 75%, जो कि होगा 75। तो 50 पे जो है वो आपका आंसर आना चाहिए 71, 72, 73, 74, 74 और 75 के बीच में, मतलब 74.5। और 75 पे आपके पास आएगा 74 और 76 के बीच में 75 होगा। और 75 पे आपके पास आ रहा है 78, 78 नहीं 79। और हल्का सा जो है वो इस लाइन से आगे, आप लोग देख सकते हो बेटा, हल्का सा जो है वो इस लाइन से आपके पास ये चीज आगे हो रही है, कर्व आगे हो रहा था। तो आप कुछ भी 79.1, 79.2 जो लिखना हो लिख दो, कि ना, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है एग्जाम में। सॉरी, मास आया, केजी में आया ना, 74.5 kg, 79.2 kg। पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट में पूछा है कितने लोग जो हैं वो 65 से 72 के मास के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं। 65 हमारे पास 61, 62, 63, 64, 65 ये रहा। 65 पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, और 72 पे जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो ये होगा 38, ये होगा 14, ठीक है। तो 14 से 38 के बीच में हमारे पास कितने लोग होंगे, हमारे पास 24 लोग होंगे। तो इसका आंसर आ गया 24, ठीक है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। पहले पार्ट में मीडियन निकाला था, 100 बच्चों का 50% निकाला, 50 आया। 50 पे वैल्यू देख ली, हमारे पास आ रही थी 74.5, ठीक है। अपर क्वार्टाइल के लिए 75% निकाला, 75 आया। 75 पे वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई, 79.2। और फिर हमसे बोला था अगर मास 65 और 72 के बीच में, उसमें लोग कितने आ रहे हैं। तो 65 पे 14 लोग थे, और 72 में हमारे पास 38 लोग थे। तो इसके बीच में जो लोग थे वो हमारे पास 24 थे। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों, ये 4 मार्क का सवाल है, आप लोग करके दो। क्वेश्चन नंबर 13 करके दो मुझे।
क्या भाई, ये सवाल देखते हैं। द डायग्राम shows a gauge for measuring the water level in a reservoir. Readings in meters taken over a certain period were as follows. उनके पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड द डिफरेंस इन मीटर्स बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लेवल्स। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, हम लोगों ने इसका नाम क्या सीखा था? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज रेंज। पहले पार्ट में आपसे बेसिकली रेंज मांग रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू होगी 0.3। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 0.3 है। और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपके पास है नेगेटिव में, सबसे बड़ी वैल्यू है -2.3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.3 + 2.3 इज 2.6। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में बोला हुआ है मीडियन। मीडियन होता है मिडल वैल्यू। अब जब आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई और आपको मीडियन निकालना है, तो पहले आपको अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू है -2.3, फिर हमारे पास है -1.6, -1.2, -0.5, -0.4, 0.1 और 0.3। अब वैल्यूज है हमारे पास 7। ऑड नंबर्स हैं, फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2। 7 + 1/2 विच इज 4। फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है? फोर्थ वैल्यू आ रही है -0.5। तो पार्ट 2 जो है आपका, जो मीडियन है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? -0.5। और आखिरी पार्ट हमारे पास मीन है। मीन होता है एवरेज। सब नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। -3.9 -4.3, पहले माइनस वाले कर लो। -4.8 -6, -6 + 0.1 इज -5.9, -5.9 + 0.3 इज -5.6। ठीक है, आप लोगों को शायद वर्किंग करनी पड़े इस चीज़ के लिए। और हमारे पास नंबर्स कितने? हमारे पास नंबर्स हैं 7। ठीक है, डेसिमल में डिवाइड किस तरह होता था भाई? टोपी बना लेंगे। 56/70 -56, दोनों 8 के टेबल में आते हैं। सॉरी, 7 8 जार 7 10 जार, -8/10 इज इक्वल टू -0.8। मीन आ गया -0.8। ये आपका आंसर हो गया। बेटा सब एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दें, यहाँ तक सब साथ हैं, सब क्लियर है? ठीक है, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए भाई। ठीक है, एक आखिरी सवाल आप लोग मुझे कर दो। ठीक है, बल्कि चलो मैं करा देता हूँ आप लोगों को। द हाइट्स ऑफ 40 चिल्ड्रन वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर समराइज बिलो। ठीक है, हाइट की आपको रेंज दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या था बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 है, 20 पे क्लास बाउंड्री क्या आ रही है? 125 to 135। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क मिल गया। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट। मीन किस तरह आएगा इस ग्रुप डेटा में? समेशन ऑफ f(x) अपॉन समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f(x) अपॉन समेशन ऑफ f। अब x किस तरह आएगा? दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 105 + 115 होता है 220, 220 डिवाइड बाय 2 है 110, 120, 130 और 140। f(x) किस तरह आ रहा होगा? f और x को मल्टीप्लाई करके 5 × 110 इज 550, ये हो जाएगा 1200। 2 × 13 इज 26, ये हो गया 2600। 5 × 14 इज 70 और 700। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये 1200 और 2600, 3800, 4500 और 5050 अपॉन 40। टोटल हमारे पास बच्चे जो हैं वो 40 हैं। ये 0 और 0 कट गया। 505 डिवाइड बाई 4। अब P1 का सवाल है तो वर्किंग करनी पड़ेगी। 4 1 जार 4, माइनस किया 1 आया, 0 नीचे उतर गया।
4 2 ज़ार 8 माइनस किया 2 आया, 5 नीचे उतर गया। 4 6 ज़ार 24 माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा 0। 4 2 ज़ार 8 और फिर 4 5 ज़ार 20। तो मीन का आंसर आ गया हमारे पास 126.25, जिसके हमें 3 मार्क मिल गए। ठीक है, पहले पार्ट में हमें निकालना था मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। तो हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिख दी। दूसरे पार्ट में हमसे मीन पूछा था। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। एक्स किस तरह निकाला हम लोग ने? क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा, एक्स की वैल्यूज आ गई। एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स को प्लस किया 5050 आया, एफ को प्लस किया 40 आया। दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका पार्ट बी भी हमारे पास, वो भी देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यूज द कर्व टू फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल का मतलब है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है भाई, 40 बच्चे हैं हमारे पास। 40 बच्चों का 75% अगर निकालेंगे तो अपर क्वार्टाइल आएगा, मतलब 30। और 25% निकालेंगे तो लोअर क्वार्टाइल आएगा, मतलब 10। तो हमारे पास 30 पे क्या आ रहा है भाई? और 10 पे क्या आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 132 और ये आ रहा है 121। तो इंटर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? 132 माइनस 121 विच इज 11। इसके हमें 2 मार्क मिल गए। और फिर पार्ट बी में हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज हाइट्स आर इन रेंज 120 टू 130। तो 120 वाली हाइट से लेकर 120 वाली हाइट ये रही, और 130 वाली हाइट हमारे पास ये रही। इसके बीच में हमारे पास कितने बच्चे आ रहे हैं? ये 9 है और ये हमारे पास है 25। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं 16। इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, 3 मार्क हमें और मिल गए। बेटा ये देख लें, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा, वरना बस चैट बॉक्स में जवाब दे दे कि यहाँ तक क्लियर है। बस आज की क्लास हमें यहीं तक रखनी है, तो सब जवाब दे दें। और प्लीज़ लीव नहीं करना अभी मीटिंग। कौन सा पार्ट बताए बाद? ये क्लियर है? ये बी का पार्ट 1 और बी का पार्ट 2 है। ये इसको पार्ट ए बोल रहे हो? बी वाला, ठीक है। इसमें आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज मांगी थी ना पहले पार्ट में। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपर क्वार्टाइल किस तरह आता था? टोटल का 75%। तो 40 का 75% जो है वो 30 होगा, और लोअर क्वार्टाइल होता है 25%। 40 का 25% 10 होगा। तो 30 पे आपने वैल्यू देखी क्या आ रही है, और 10 पे आपने वैल्यू देखी क्या आ रही है, और दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर दिया? आपस में माइनस कर दिया, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला ये है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। और दूसरे उसमें आपको बताया हुआ था कि 120 और 130 के रेंज में कितने बच्चे हैं। तो 120 पे देखा 9 आ रहे थे, और 130 पे देखा तो 25 आ रहे थे। तो इसके बीच में कितने बच्चे होंगे? 16 बच्चे होंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग देख रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्या मसला है कि मीन निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अलग तरीका है, ग्रुप डेटा में अलग तरीका है, अगर नॉर्मल आपके पास नंबर्स आ गए तो अलग तरीका है। तो आपको सिर्फ तरीके याद होने चाहिए, सब में मीन के, मीडियन के, मोड में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग P2 के सवाल करेंगे, तो आप लोग को इंशाल्लाह और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी बेटा स्टैटिस्टिक्स की, तो वो देख लें,
मुझे ऐसा लग रहा है ये बाद ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अगर बेटा ये बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो लेक्चर आप ले लो, ठीक है। ग्रुप पे प्रेजेंट मार्क कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल 5 बजे।